जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी के डॉनियर एयरक्राफ्ट को मिलेगा एक नया अपग्रेड। पाकिस्तान फ्रंट के पास तैनात होंगे आर्मी के 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स। पाकिस्तान ने भारत से आग्रह किया कि अग्नि 5 जिसे टेस्ट करने से पहले कृपया हमें समय सीमा सही से बताएं। भारत ने CAA पर अमेरिका की स्टेटमेंट को बताया अनुचित। और राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने पकड़ा पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए जासूसी करने वाला एक और जासूस। आज 15 मार्च को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 2890 करोड़ रुपीस और इसके तहत HAL इंडियन नेवी के 25 डॉनियर एयरक्राफ्ट के लिए मिड लाइफ अपग्रेड और उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट को प्रोवाइड करेगी। और डॉनियर एयरक्राफ्ट के इस मिड लाइफ अपग्रेड में इन एयरक्राफ्ट को अत्याधुनिक एवियोनिक सिस्टम्स और प्राइमरी रोल सेंसर से अपग्रेड किया जाएगा, जो कि मैरीटाइम सर्विलियंस, कोस्टल सर्विलियंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, तो इस तरह के प्राइमरी रोल्स को परफॉर्म करने में इंडियन नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे। और इतने नहीं बल्कि इस अपग्रेड के बाद जो इंडियन नेवी के डॉनियर एयरक्राफ्ट हैं तो वो सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, कम्युनिकेशन लिंक, तो इस तरह के सेकेंडरी रोल्स में भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। बाकी इस पूरी परियोजना को 6.5 ईयर्स के टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट किया जाएगा और इस दौरान 1.8 लाख मैन डेज की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और इस अपग्रेड के लिए जो भी प्रमुख सिस्टम्स और इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे तो उन्हें भारत की कंपनी से ही स्वदेशी तौर पर सोर्स किया जाएगा। बाकी इसके अलावा जैसे कि तय था, आज 15 मार्च को जोधपुर में इंडियन आर्मी ने अपनी पहली अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के स्क्वाड्रन को रेस कर दिया है। और पाकिस्तान फ्रंट के पास रेस की गई इंडियन आर्मी के इस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की पहली स्क्वाड्रन में टोटल 6 हेलीकॉप्टर शामिल रहेंगे। और हेलीकॉप्टर्स के लिए पहले बैच की जो डिलीवरी है वो इस वर्ष मई के महीने से शुरू होगी। और ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ऑनगोइंग ग्लोबल सिक्योरिटी सिचुएशन के चलते इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में थोड़ा सा डिले हुआ था, लेकिन अब ये परियोजना अपने ट्रैक पर है। बाकी मई के महीने में ये जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिन्हें टैंक्स इन द एयर के तौर पर भी जाना जाता है, तो ये पहले इंडियन एयरफोर्स के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में लैंड करेंगे। फिर वहाँ से वे जोधपुर में स्थित आर्मी के इस पहले अपाचे हेलीकॉप्टर्स की स्क्वाड्रन में डिप्लॉय किए जाएंगे। बाकी अगर आपको अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए येस और वीडियो को करिए लाइक। अगर 15,000 का लाइक टारगेट पूरा होता है तो हम इस पर एक स्पेशल वीडियो जरूर लेकर आएंगे। 11 मार्च को भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत MIRV टेक्नोलॉजी के साथ पहली बार अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यानी कि इस परीक्षण को हुए 4 दिन हो चुके हैं और आज 5वां दिन है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 दिन पहले टेस्ट हुई अग्नि 5 की जो अग्नि है तो वो अभी भी कईयों की जला रही है। पहले अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट ने इस पर अपनी चिंता जताई, फिर ब्रिटेन के भी डिफेंस एनालिस्ट ने इस पर अपनी चिंता जताई। लेकिन हमें इस तरह के टेस्ट में सबसे पहले उम्मीद जिससे रहती है तो उसकी तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। अभी तक तो आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे निकम्मे पड़ोसी पाकिस्तान की। तो कल गुरुवार को ये वाली इच्छा भी पूरी हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अग्नि 5 को लेकर ही भारत से इस बात का आग्रह किया गया है कि भारत अपने किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के उड़ान परीक्षणों के लिए जो प्री नोटिफिकेशन जारी करता है तो भारत उस नोटिफिकेशन के अनुसार उसमें तय की गई समय सीमा का पालन करे। और ये स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के प्रवक्ता की तरफ से, जब उनसे भारत के इसी अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट को लेकर प्रश्न पूछा गया था, जिसके उत्तर में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने नोट किया कि भारत ने 11 मार्च को मिसाइल टेस्ट किया है। हालांकि भारत ने मिसाइल टेस्ट के बारे में पाकिस्तान को एडवांस में नोटिफिकेशन शेयर किया था, लेकिन भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल की फ्लाइट टेस्टिंग के प्री नोटिफिकेशन में एग्रीमेंट के आर्टिकल 2 के मुताबिक उसमें निर्धारित की गई 3 दिन की समय सीमा का पालन नहीं किया। और इसलिए पाकिस्तान इस बात को मानता है और भारत से आग्रह करता है कि इस तरह के प्री नोटिफिकेशन एग्रीमेंट में जो भी टाइमलाइन निर्धारित की गई होती है भारत उसके अनुसार उसका पालन करे। अब इससे पहले कि आप हमसे ये कहें कि भाई कहना क्या चाहते हो सीधे सीधे बोलो, तो हम यही सेम चीज़ पाकिस्तान से कहना चाहेंगे कि आप कहना क्या चाहते हो। क्योंकि ये स्टेटमेंट देख के जहाँ तक हमें समझ में आया तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का ये कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को एडवांस में सूचित किया था कि वो किसी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करेगा। लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि इस सूचना में जो टाइमलाइन दी गई थी कि इस बीच हम टेस्ट करेंगे, तो शायद भारत ने उस टाइमलाइन के अलग ये टेस्ट किया है। और हाँ, बाकी एक बात और याद दिलाना चाहेंगे कि इस अग्नि 5 के परीक्षण से एक दिन पहले बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में चीन की रिसर्च कम स्पाई वेसल का एंटर होना, तो इसको अगर आप अभी भी एक कोइंसिडेंस समझ रहे हैं तो फिर तो आप काफ़ी गलत हैं। और बाकी आप ये भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी क्यों है कि अगर भारत अपनी कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है तो उस परीक्षण से पहले जो एडवांस में नोटिफिकेशन देता है उस नोटिफिकेशन में टेस्ट के लिए जो डेट सेट की गई है तो भारत उसी डेट में ये टेस्ट करे, क्योंकि आखिरकार पाकिस्तान को भी तो कहीं इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। तो जैसा कि आप सभी ये बात भी जानते होंगे कि 11 मार्च को एक तो मिशन दिव्यास्त्र हुआ था और दूसरी तरफ 11 मार्च को ही भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA तो उसको पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। और भारत में कईयों ने इस एक्ट का सपोर्ट किया तो कुछ ने इसका विरोध भी किया। लेकिन जब तक ये इंटरनली चल रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब कुछ फॉरेन पावर्स भी हैं जो कि इस पूरे मामले पर इन्वॉल्व हो रही हैं।
और जिसमें से एक बड़ा नाम है अमेरिका का। तो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भारत के CAA वाले एक्ट को लेकर इसमें चिंता जताई गई है, और जिसमें US स्टेट डिपार्टमेंट का ये कहना था कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार एक मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। बाकी उन्होंने कहना था कि वे इस एक्ट को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और वो ये देखेंगे कि इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। और US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रतिक्रिया है ये एक प्रश्न के उत्तर में थी, और प्रश्न कुछ इस तरह से था कि जो CAA एक्ट है इसमें इस्लाम वाले रिलीजन को छोड़ के बाकी सबको नागरिकता देने की बात इसमें की गई है, और इसलिए US स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि वे इस एक्ट को लेकर काफ़ी कंसर्न है। तो अब US के इस कमेंट पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से भी ऑफिशियल कमेंट आ चुका है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय का साफ कहना है कि CAA के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर US की जो स्टेटमेंट है वो मिसप्लेस्ड है, मिस इन्फॉर्म्ड है और अनवारंटेड है, यानी कि गलत और अनुचित है। और तो और भारत की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत उन लोगों के लेक्चर्स की कोई परवाह नहीं करता है जिनके पास बहुलवादी परंपराओं की बहुत ही सीमित समझ है। बाकी भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये भी कहना था कि ये जो एक्ट है तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सताई गई माइनॉरिटीज़ जिनमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन आते हैं, तो इन कम्युनिटीज़ को भारत में एक सेफ हेवन देगा। और यहाँ पे उन माइनॉरिटीज़ की बात की जा रही है जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले ऑलरेडी भारत में आ चुके हैं। और ये भी क्लियर किया गया कि CAA एक सिटीजनशिप देने वाला एक्ट है, ना कि लेने वाला। और ये बात इसलिए भी क्लियर की गई है क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में एक्ट को लेकर कई सारे एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, एंटी इंडिया नैरेटिव्स भी रन किए जा रहे हैं, और जिन सब का प्रमुख उद्देश्य है भारत की इंटरनल पीस को डिस्टर्ब करना। और विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और माइनॉरिटीज़ के लिए चिंता का कोई भी आधार नहीं है। यानी कि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि CAA भारत का आंतरिक मामला है और इस पर कोई और देश की कमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अभी तो हमें हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट का काफ़ी ज़्यादा इंतजार है। बाकी अमेरिका की तरफ से जो इतना सारा ज्ञान भारत को CAA पर दिया जा रहा है, तो बता दें कि अमेरिका के कानून है मॉन्ग वेटरन्स नेचुरलाइजेशन एक्ट ऑफ 2000, जिसके तहत वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका के साथ लड़ने वाले कुछ मॉन्ग वेटरन्स को अमेरिका की नागरिकता प्रदान की गई थी। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि ये भी अमेरिका के कानून है जहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों को अमेरिका ने नागरिकता दी थी। और ये एक मामला भी आपको बताया गया, बल्कि ऐसे बहुत सारे मामले। तो इसलिए अमेरिका के जो उस पर चिंता व्यक्त करना कि CAA के तहत इस्लाम को हटा के बाकी सभी माइनॉरिटीज़ को नागरिकता देने की बात की गई है, तो उस पर चिंता करने वाली कोई बात है नहीं। बाकी जो ये CAA है ये भारत की समावेशी परंपराओं और मानवाधिकारों के प्रति हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के अनुरूप है। और बाकी अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि इस वाले न्यूज़ को कवर करके हम किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं या हम किसी तरह का पक्षपात कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम इस न्यूज़ को कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी ये केवल इंटरनल मैटर नहीं है, बल्कि इसके नाम पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा रन करने की कोशिश की जा रही है, इंटरनल पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, और जो कि घूम फिर के भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर ही आता है। और जब बात कंट्री की आती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि कंट्री से ऊपर कुछ नहीं होता है। मोजाम्बिक से UAE के रास्ते पर एक बांग्लादेशी फ्लैग के साथ मर्चेंट वेसल जिसका नाम था अब्दुल्ला, तो समुद्री लुटेरों द्वारा इस पर हमला करके इसको हाईजैक करने का प्रयास किया गया था। और फिर इसी हमले के रिस्पॉन्स में इंडियन नेवी ने तेजी से अपनी मिशन डिप्लॉयड वॉरशिप्स और बाकी के एसेट्स को डाइवर्ट किया, जिसमें पहले इंडियन नेवी ने अपने लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की मदद से 12 मार्च की शाम को इस मर्चेंट वेसल की लोकेशन को डिटेक्ट किया। फिर जिसके बाद शिप के क्रू मेंबर्स का स्टेटस जानने के लिए इनके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन शिप की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ। फिर जिसके बाद इंडियन नेवी ने अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस वाली मिशन डिप्लॉयड वॉरशिप को इस लोकेशन की तरफ डाइवर्ट किया, जिसके बाद 14 मार्च की सुबह इस हाईजैक मर्चेंट वेसल को इंटरसेप्ट किया गया। और इस मर्चेंट वेसल के क्रू, जिसमें सभी बांग्लादेश के नेशनल्स थे, उन सभी को आर्म्ड पायरेट्स द्वारा बंधक बना के रखा गया था, जिनकी सुरक्षा को इंडियन नेवी ने सुनिश्चित किया। अपनी वॉरशिप को इस मर्चेंट वेसल के करीब तब तक रखा जब तक कि वो वेसल सोमालिया के टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं पहुंच गई। और इस मिशन में जो इंडियन नेवी की वॉरशिप इस्तेमाल हुई थी वो थी INS तरकश, जो कि एक मल्टी रोल फ्रिगेट है। आज भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली कैंट में स्थित इंडियन नेवी के न्यूली कंस्ट्रक्टेड हेडक्वार्टर्स नौसेना भवन का उद्घाटन किया है। और दिल्ली में स्थित ये इंडियन नेवी का पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर है, जबकि इससे पहले जो नेवी है वो 13 अलग अलग लोकेशन से ऑपरेट करती थी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, और इस पर आरोप है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की फीमेल हैंडलर को इंडियन आर्मी की कुछ स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा था और आर्मी पर जासूसी भी कर रहा था। इस व्यक्ति की पहचान आनंद राज सिंह के तौर पर हुई है और ये केवल 22 वर्ष का है, और इसे कल गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। और PTI न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें एडिशनल DGP इंटेलिजेंस की तरफ से बताया गया कि जो आनंद राज सिंह है सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज की 3 फीमेल हैंडलर्स के साथ आर्मी से जुड़ी हुई स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा था। और पुलिस ऑफिशियल का यह भी कहना है कि ये जो व्यक्ति है श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ आर्मी कैंटोनमेंट वाले एरिया के बाहर एक यूनिफॉर्म स्टोर भी चलाता है। हालांकि कुछ समय पहले इसने अपनी शॉप बंद कर दी थी,
और फिर वो किसी फैक्ट्री में काम करने लगा था। लेकिन इसी टाइम पीरियड के दौरान वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की फीमेल हैंडलर्स के साथ टच में भी था और इसे आर्मी से जुड़ी हुई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इसके सोर्सेज से प्राप्त हो रही थी। और जबकि इस आरोपी ने उन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के बदले पैसे भी मांगे थे। बाकी एडीजीपी की तरफ से इन्फॉर्म किया गया कि राजस्थान पुलिस की जो इंटेलिजेंस विंग है तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा कंडक्ट किए जाने वाली इस तरह की जासूसी वाली गतिविधियों को लगातार मॉनिटर करते रहती है। बाकी इन सब में सबसे चिंता वाली बात यह है कि इस आनंद राज सिंह के ऐसे कौन से सोर्सेस हैं जो कि इसको आर्मी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ला के दे रहे थे, और उन सोर्सेस का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1948 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर सत्यपाल चोपड़ा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि गगनयान मिशन में इसरो के किस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाने वाला है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।